दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था गांधी शांति पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 था, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। कथन 2 था, ये 1985 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, आपको ये बताना था। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। गांधी शांति पुरस्कार साल 1995 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना किसी व्यक्ति को दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला या हस्तकरघा वस्तु शामिल होती है। बता दें चलें कि वर्ष 1923 में स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। इसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की है, जिनमें श्रीमद् भागवत गीता की 16.21 करोड़ प्रतियां शामिल है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, क्यूबिट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है, ये क्लासिकल इंफॉर्मेशन स्टोरेज की मूल इकाई है, यह किसी भी समय केवल एक अवस्था में हो सकते हैं, ये एक साथ कई अवस्था में मौजूद हो सकते हैं, या फिर इनका उपयोग विशेष रूप से क्लासिकल कंप्यूटिंग में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यह एक साथ कई अवस्था में मौजूद हो सकते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित एक पेपर में दावा किया गया है कि क्वांटम कंप्यूटर ऐसी समस्या को हल कर सकता है जिसे आज के पारंपरिक कंप्यूटर नहीं कर सकते। बता दें कि क्वांटम कंप्यूटर सूचना की बुनियादी इकाइयों के रूप में क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं। क्यूबिट एक इलेक्ट्रॉन की तरह एक कण या कणों का संग्रह हो सकता है। ये कण ऐसे काम कर सकते हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वांटम भौतिकी के नियमों द्वारा निर्देशित होते हैं। एक क्यूबिट सिद्धांत रूप में अनंत संख्या में अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर सकता है, इसलिए विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ये एक साथ कई अवस्था में मौजूद हो सकते हैं। यह कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता पर संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये तब लागू होगी जब 60 पक्ष इसकी पुष्टि करेंगे। कथन 2 है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर संधि यानी बीबीएनजे को अपनाया है। बता दें कि बीबीएनजे खुले समुद्रों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्री जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए दुनिया की पहली संधि है। ये संधि समुद्र की रक्षा, समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने, पर्यावरणीय गिरावट से निपटने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और गहरे समुद्र में जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 15 साल की चर्चा के बाद कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर सहमति बनी, इसलिए कथन 2 सही है। ये संधि तब लागू होगी जब 60 पक्ष इसकी पुष्टि करेंगे, इसलिए कथन 1 सही है। इस संधि को दशक के अंत तक दुनिया की 30% भूमि और समुद्र को सुरक्षा के तहत लाने के वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जाता है, जिसे 30x30 के रूप में जाना जाता है। सी यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित यूक्लिड मिशन किसकी पहल है। आपके ऑप्शन है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, या फिर चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। 1 जुलाई को यूक्लिड मिशन लॉन्च होगा, जिसके तहत अंतरिक्ष में एक यूक्लिड टेलीस्कोप भेजा जाएगा। बता दें कि यूक्लिड मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है, इसलिए विकल्प सी सही है। वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि यूक्लिड टेलीस्कोप डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को उजागर करेगा। ये ब्रह्मांड के 2 सबसे चौंकाने वाले घटकों यानी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की जांच करेगा। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर दोनों ही अदृश्य हैं और खगोल में सितारों एवं आकाशगंगाओं के व्यवहार पर उनके प्रभाव को मापकर ही उनके अस्तित्व का अनुमान लगा पाए हैं।
इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह हर साल 16 जून को मनाया जाता है। कथन 2 है, इस साल की थीम होप अवे फ्रॉम होम है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। चलिए प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि विश्व शरणार्थी दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह हर साल 20 जून को मनाया जाता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। ये उन लोगों को सम्मानित करता है जिन्हें संघर्ष या उत्पीड़न से बचने हेतु अपने देश से भागने के लिए मजबूर किया गया है। ये दिवस शरणार्थियों की दुर्दशा के लिए सहानुभूति और समझ बनाने के साथ उनके जीवन के पुनर्निर्माण में उनके लचीलेपन को पहचानने का एक अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस की थीम होप अवे फ्रॉम होम है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में समाचारों में रही अल हाकिम मस्जिद किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है ईरान, सऊदी अरब, मोरक्को या फिर मिस्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मिस्र। भारत के प्रधानमंत्री 24 से 25 जून को मिस्र की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। मिस्र की अपनी पहली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 11वीं सदी की अल हाकिम मस्जिद का दौरा करेंगे, इसलिए विकल्प डी सही है। आपको बता दें करीब 1100 वर्ष पुरानी इस मस्जिद को 19वीं सदी में बोहरा समुदाय के लोगों ने नए सिरे से बनाया था। यह मिस्र की चौथी सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद ने मिस्र में शिया केंद्र के रूप में कार्य किया, जो फातिमिद काल में अल अजहर मस्जिद के रूप में काम करती थी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा बेटलगेस तारा किस नक्षत्र में स्थित है? आपके ऑप्शन है एंड्रोमेडा, ओरियन, सेंटोरस या फिर हरक्यूलिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ओरियन। हाल ही में रेड स्टार बेटलगेस अपनी चमक में बदलाव को लेकर खबरों में रहा। बेटलगेस आकाश का 7वां सबसे चमकीला होने के साथ चर सितारों में सबसे चमकीला तारा है। आपको बता दें सूर्य को छोड़कर ये बात हो रही है। ये पृथ्वी में लगभग 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, जिसे अल्फा ओरियोनिस के नाम से भी जाना जाता है। ये आमतौर पर रात के आकाश में 10वां सबसे चमकीला तारा है और रिगेल के बाद ओरियन नक्षत्र में दूसरा सबसे चमकीला तारा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ओरियन। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ब्लू ओशन इवेंट किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है आर्कटिक महासागर में बर्फ का पिघलना, हिमालय पर बर्फ का पिघलना, अंटार्कटिका में बर्फ का पिघलना या फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर में बर्फ का पिघलना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, आर्कटिक महासागर में बर्फ का पिघलना। हाल ही में प्रकाशित नए अध्ययन में यह दावा किया गया है कि आर्कटिक महासागर 2030 तक गर्मियों में बर्फ मुक्त हो सकता है। आर्कटिक क्षेत्र किसी भी अन्य भाग की तुलना में तेजी से जलवायु तापन का अनुभव कर रहा है। समुद्री बर्फ जो सर्दियों में आर्कटिक महासागर के अधिकांश हिस्से को कवर करती है, जमे हुए समुद्री जल की एक पतली परत है। ये बर्फ हर साल सितंबर में एक न्यूनतम क्षेत्र तक पहुंचकर मौसम के साथ फैलती और सिकुड़ती है। गर्मियों के अंत में जो बर्फ बची रहती है उसे बहुवर्षीय समुद्री बर्फ कहा जाता है, जो अपेक्षाकृत काफी मोटी होती है। बताते चलें, ब्लू ओशन इवेंट को तब परिभाषित किया जाता है जब आर्कटिक महासागर में समुद्री बर्फ का क्षेत्र 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से कम हो जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, आर्कटिक महासागर में बर्फ का पिघलना। अगला प्रश्न है, भारत इराक संयुक्त आयोग की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? आपके ऑप्शन है बगदाद, जयपुर, नजफ या फिर नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में भारत ने नई दिल्ली में भारत इराक संयुक्त आयोग की बैठक के 18वें सत्र की मेजबानी की, इसलिए विकल्प डी सही है। इसी के साथ भारतीय उद्योग परिसंघ ने 19 जून को दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स के बीच एक बिजनेस राउंड टेबल का आयोजन किया। इस बैठक के दौरान दोनों देश क्रेता विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर निवेश, व्यापार और इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण सेवाओं को कवर करने वाली ऊर्जा साझेदारी की ओर बढ़ने पर सहमत हुए। अन्य महत्वपूर्ण चर्चाओं में जल संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा में सहयोग शामिल था, जिसके तहत इराकी प्रतिनिधिमंडल ने 1000 पूर्व सैनिकों के लिए जयपुर फुट कैंप आयोजित करने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नई दिल्ली। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च हुआ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसकी एक पहल है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग या फिर राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे बात को समझते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेशी विकास के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ज्ञान और नवीन सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। इसे NHAI की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है। यह पहल NHAI को उन विशेषज्ञों और नागरिकों के साथ सहयोग करने में मदद करेगी जो सड़क डिजाइन, निर्माण, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता और संबंधित क्षेत्रों जैसे विषयों से संबंधित ज्ञान एवं अंतर्दृष्टि साझा करना चाहते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई जानकारी की समीक्षा NHAI के अधिकारियों द्वारा की जाएगी और कार्यान्वयन के लिए मूल्यांकन किया जाएगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। चलिए अब वक्त हो चला आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के किस वेरिएंट के लिए mRNA वैक्सीन जेमकोवैक OM को विकसित किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्फा, ऑप्शन बी डेल्टा, ऑप्शन सी ओमिक्रॉन या फिर ऑप्शन डी बीटा। तो व्यूअर्स आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।